किताब से ही करा रहा हूं। अब कंपनी के जो फाइनल अकाउंट्स हैं इनके बारे में जब हम बात करें तो कंपनी के फाइनल अकाउंट्स, अगर आप पुरानी किताब 2013 और 14 तक की किताब आप उठा करके देखोगे तो उसमें आपको जो फाइनल अकाउंट मिलेंगे वो ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और बैलेंस शीट, ये आपको बना हुआ मिलेगा। परंतु 2013 में जब नया कंपनीज एक्ट आया और 2014 से कंपनीज ने चेंजेस करने शुरू करे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी फाइनल अकाउंट्स को ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, इसको बदल करके इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट के नाम से कर दिया। फाइनल अकाउंट्स को इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट इन दो नामों से किया। अब जब इन दो नामों से किया तो इनकम स्टेटमेंट का परफॉर्मा बदल दिया और ऐसे ही बैलेंस शीट का परफॉर्मा भी बदल दिया। अब जो बैलेंस शीट और जो इनकम स्टेटमेंट बनते हैं वो अकाउंट की फॉर्मेट में नहीं बनते, अब वो बनते हैं स्टेटमेंट की फॉर्म में। अब वो स्टेटमेंट की फॉर्म में बनते हैं। आपने क्लास 12th में इसके बारे में पढ़ा ही होगा। जब आपने क्लास 12th करी थी तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपने पढ़े थे। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपको बताया गया, बैलेंस शीट मेनली आपको सिखाई गई। चैप्टर 1 थर्ड बुक की आपने पढ़ा था। थर्ड बुक में हमें पढ़ाया गया एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो सबसे पहले तो ये बताया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते क्या हैं। तो कहा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दो चीज़ें आती हैं, एक बैलेंस शीट आती है और दूसरा इनकम स्टेटमेंट आता है। बैलेंस शीट के जो आइटम्स थे हॉरिजॉन्टल फॉर्म में उसको 4 मेजर हेडिंग्स में डिवाइड कर दिया। किसमें डिवाइड किया? 4 मेजर हेडिंग्स में। अभी जिन बच्चों ने लेट ज्वाइन किया है, अभी ज्वाइन किया है, उनके लिए मैं बता दूं कि हम जो चैप्टर आज कर रहे हैं उसका नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज, यानी कि प्रॉफिट निकालने के लिए स्टेटमेंट बनाना। पहले ये ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से होता था, अब इसका नाम बदल करके इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट के नाम से हो गया है। तो क्या किया कि कंपनीज एक्ट 2013 में दोनों साइड लायबिलिटीज और एसेट को एक स्टेटमेंट, रनिंग स्टेटमेंट, वर्टिकल स्टेटमेंट की फॉर्म में ले लिया। लायबिलिटीज साइड को आपको रिकॉल करोगे आप, लायबिलिटी साइड को मेनली 4 मेजर हेडिंग में डिवाइड किया। कितनी हेडिंग में डिवाइड किया? 4 मेजर हेडिंग्स में डिवाइड कर दिया। पहला, और जब सारा का सबका नाम क्या दिया? पहले तो बैलेंस शीट को 2 मेजर हेडिंग में डिवाइड किया। एक को बोला इक्विटी एंड लायबिलिटीज और उसके बाद दूसरे 2 नंबर एसेट। पहले इक्विटी एंड लायबिलिटीज लिखा जाता है और दूसरे में एसेट लिखा जाता है। अब इक्विटी एंड लायबिलिटीज में डिवाइड किया 4 मेजर हेडिंग। पहला शेयर होल्डर फंड्स, दूसरा शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, नंबर 3 करंट लायबिलिटीज, नंबर 3 नॉन करंट लायबिलिटीज, नंबर 4 करंट लायबिलिटीज। तो 4 मेजर हेडिंग्स बनाए कंपनी। अब ऐसे ही एसेट साइड पे 2 बनाए, एक का नाम था नॉन करंट एसेट और दूसरे का नाम था करंट एसेट। तो 2 मेजर हेडिंग एसेट साइड पे और 4 मेजर हेडिंग लायबिलिटी साइड पे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आपको रिकॉल होता रहेगा। 4 मेजर हेडिंग, पहला शेयर होल्डर फंड्स, दूसरा एप्लीकेशन मनी रिसीव पेंडिंग अलॉटमेंट, नंबर 3 नॉन करंट लायबिलिटीज, नंबर 4 करंट लायबिलिटीज। और एसेट साइड पे नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। अब इसके बाद क्या किया? शेयर होल्डर फंड्स को फर्दर 3 हेडिंग में डिवाइड कर दिया। जो 3 मेजर हेडिंग थे वो है शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस
पहला शेयर कैपिटल, 2 नंबर रिजर्व्स एंड सरप्लस, तीसरा मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट, मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट। ये आपको क्लास 12th में पता नहीं कराया कि नहीं कराया, मैं बता देता हूँ शेयर वारंट क्या होता है। शेयर वारंट एक तरीके से शेयर ही होता है, इसमें कंपनी शेयर होल्डर को वारंट इशू करती है कुछ प्राइस लेकर के, जैसे 70 रुपए का शेयर वारंट दे दिया। अब 70 रुपए कंपनी ने ले लिए, उसमें शेयर वारंट में लिखा होता है कि आज से मतलब इशू की डेट से 2 साल के बाद ये शेयर वारंट शेयर में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो जैसे लिखा है अभी 70 रुपए ले लिए, तो 2 साल के बाद ये शेयर वारंट एक शेयर में कन्वर्ट हो जाएगा 70 रुपए के हिसाब से। 10 रुपए का शेयर 60 रुपए प्रीमियम पे कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हमने कहा, तो ये हो जाता है। तो 3 मेजर हेडिंग शेयर होल्डर फंड्स में कौन कौन सी आई साहब? पहला शेयर कैपिटल, दूसरा रिजर्व्स एंड सरप्लस, तीसरा शेयर वारंट, फिर शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। हमारी बैलेंस शीट बनती है 31 मार्च को। कंपनी के पास मान लीजिए 25 मार्च को कंपनी ने एप्लीकेशन मनी रिसीव कर दी है। अब 31 मार्च को शेयर अलॉटमेंट हुई नहीं है, कंपनी ने एक्चुअली शेयर अलॉटमेंट 10 अप्रैल को किया। तो 31 मार्च को एप्लीकेशन मनी तो आ गई, लेकिन अलॉटमेंट नहीं हुआ, इसलिए क्या लिखा जाएगा 31 मार्च को एप्लीकेशन मनी रिसीव पेंडिंग अलॉटमेंट, ये हमारा होता है। उसके बाद हमारा होता है लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, नॉन करेंट लायबिलिटीज। लॉन्ग, उसमें क्या होता है, 4 मेजर हेडिंग है, उसमें भी पहला जो मेजर हेडिंग है वो है लॉन्ग टर्म बोरोइंग, दूसरा है डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज, तीसरा अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज एंड चौथा लॉन्ग टर्म प्रोविजन। अब इसमें से हमारे को जो मेन यूज होने वाले, इनमें से जो मेन यूज होने वाले हमारे हेडिंग है वो है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। मेनली लॉन्ग टर्म बोरोइंग ही इस्तेमाल होता है और कोई सा इस्तेमाल नहीं होता। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग में क्या क्या आता है? लॉन्ग टर्म बोरोइंग में आप सब जानते हैं, बोरोइंग्स में आता है बॉन्ड्स, डिबेंचर। कंपनी जो डिबेंचर इशू करती है वो लायबिलिटी जो 1 साल से ज्यादा की हो, वो लायबिलिटी जो 1 साल से ज्यादा की हो वो नॉन करेंट लायबिलिटी कहलाती है। और वो नॉन करेंट लायबिलिटी में आता है बॉन्ड्स, डिबेंचर, टर्म लोन माने लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फ्रॉम बैंक, पब्लिक डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक जो कंपनी एक्सेप्ट करती है, और किसी पार्टी से कोई लोन अगर कंपनी ने 1 साल से ज्यादा के लिए लिया हुआ है तो वो इसमें आता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, इनको सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड में डिवाइड भी कर देते हैं, लिख देते हैं। ऐसे ही अब डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी को जो होता है वो इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, उसको हम नहीं ले रहे अभी, और ना ही वो एग्जाम में आती है। उसको समझाने के लिए पूरा इनकम टैक्स को सब समझना पड़ेगा, और इनकम टैक्स आप पढ़ोगे सेमेस्टर 3 में। तो इनकम टैक्स में जो डिडक्शंस होती हैं, जो डेप्रिसिएशन के रेट्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, कंपनीज एक्ट में डिफरेंट है, दोनों की वजह से टैक्स लायबिलिटी में फर्क आ जाता है, उसको हम यहाँ पर लेते हैं। तो ये हमारा एक काम। उसके बाद अगर कोई लायबिलिटी 12 महीने से ज़्यादा की है तो उसको हम अदर नॉन करेंट लायबिलिटी ले लेंगे, ये कोई स्पेसिफिकेशन इसका होता नहीं है। और लॉन्ग टर्म प्रोविजन में एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड की जो लायबिलिटीज होती है जैसे वो आती है, यह आपने पढ़ा था प्रीमियम पेएबल ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। कंपनी ने डिवेंचर इशू करे एट पार, रिडीमेबल एट ए प्रीमियम ऑफ 10%, तो जो प्रीमियम पेएबल ऑन रिडम्पशन होगा वो 4 या 5 या 6 साल के बाद होगा, उसका प्रोविजन कंपनी बना करके रखती है, वो इसमें आ जाता है। फिर शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में मेनली बैंक ओवरड्राफ्ट आता है, कोई भी लोन जो कंपनी ने बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए लिया हो उसको शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स बोलते हैं। मेन इसमें आता है, दोबारा बोल रहा हूँ, मेन इसमें आता है बैंक ओवरड्राफ्ट। करंट लायबिलिटीज आप जानते ही हैं। उसके बाद शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स हो गया, और शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स के बाद भी साथ में आपको है करंट लायबिलिटीज में ट्रेड पेएबल जो क्रेडिटर और बिल्स पेएबल होते हैं, इसके साथ अदर करंट लायबिलिटीज होती हैं। अदर करंट लायबिलिटीज में हमारा आ जाता है, जैसे अदर करंट लायबिलिटीज में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, कोई भी पेमेंट करना हो, इंटरेस्ट एक्सपेंस ड्यू हो, यानी कि कोई भी लायबिलिटी जो 12 महीने से कम की है वो करंट लायबिलिटी में आ जाती है। फिर आ जाता है हमारा शॉर्ट टर्म प्रोविजन, जिसमें प्रोविजन फॉर टैक्स आता है मेनली।
ये इसके अंदर होता है। और एसेट में हमारे नॉन करेंट एसेट होते हैं। नॉन करेंट एसेट में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, इंटेंजिबल एसेट्स, ये सब लॉन्ग टर्म में आते हैं। और नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट भी इसी में आते हैं, नॉन करेंट एसेट में। और इसके बाद आपको करंट एसेट होते हैं। करंट एसेट में आपने पढ़ा हुआ है इन्वेंट्रीज आ गया, ट्रेड रिसीवेबल आ गया, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आ गया। अदर करंट एसेट में जैसे मान लीजिए आपका प्रीपेड एक्सपेंसेस आ गए, वो आ गए। और इस तरीके से और भी आइटम आते हैं। तो एक ब्रीफ आइडिया मैंने आपको दिया कि फाइनल अकाउंट में क्या क्या आता है। और इसके बाद हमारा इनकम स्टेटमेंट होता है। इनकम स्टेटमेंट में आपने पढ़ा हुआ है कि इनकम स्टेटमेंट में आपने, अगर आपको याद हो मैं आपको बता देता हूँ, आपने पढ़ा था क्लास 12th में चैप्टर 3 में आपने पढ़ा था कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट या कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट। वहाँ पे ये आता है। तो वहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले इनकम स्टेटमेंट में हम लिखते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जिसको हम बोलते हैं सेल्स, सेल माइनस सेल रिटर्न। उसके बाद अदर इनकम, तो ये हो जाता है टोटल रेवेन्यू। इसमें से फिर खर्चे माइनस करते हैं, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल परचेज और रॉ मटेरियल कंज्यूम, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम। नंबर 2 कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल परचेज, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। नंबर 3, नंबर 4 फाइनेंस कॉस्ट, नंबर 5 डेप्रिसिएशन, नंबर 6 अदर एक्सपेंसेस। ये टोटल एक्सपेंस आ जाते हैं। अब पहला जो आता है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, ये ज़्यादातर फैक्ट्रीज में आता है। इसमें ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस इसमें डायरेक्ट एक्सपेंस में से कैरेज इनवर्ड हम लेते हैं, जो बिल्कुल परचेज पे होता है, माइनस क्लोजिंग स्टॉक। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आ गया। अगर ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन है तो परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड आ जाता है, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, इसमें से परचेज रिटर्न माइनस कर देते हैं और कैरेज इनवर्ड ऐड कर देते हैं इसमें। उसके बाद आता है चेंज इन इन्वेंट्री। चेंज इन इन्वेंट्री के अंदर चेंज इन इन्वेंट्रीज ऑफ रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस एंड क्लोजिंग स्टॉक, तीनों इसमें आती हैं। और ओपनिंग में से क्लोजिंग माइनस कर देते हैं। और इसके बाद आता है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। यहाँ पे वेजेस सैलरी में कोई अंतर नहीं है, तो वेजेस सैलरी जो भी किसी प्रकार की होगी वो इसमें आ जाएगी। एम्प्लॉय से रिलेटेड कोई भी खर्चा होगा वो सब इसमें आ जाएगा हमारा। और इसके बाद फाइनेंस कॉस्ट में बेसिकली इंटरेस्ट ऑन लोन या इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर वो आता है। डेप्रिसिएशन एंड अमॉर्टाइजेशन एक्सपेंसेस हेडिंग अपने आप में क्लियर है। और इसके बाद हम करते हैं, तो ये हमारा होता है। इसके बाद टोटल एक्सपेंस, तो टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंस माइनस करा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उसमें से टैक्स माइनस कर दिया, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, और नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में करके हम एप्रोप्रिएशंस करते हैं। तो ये आपका पार्ट बनता है। तो आई एम जस्ट कमिंग डाउन टू, ये देखिए आपको मैं बताता भी जाता हूँ। ये आप देखते हैं इसमें, ये देखिए फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट, ये मैंने आपके पर्पस के लिए सारा बना के रखा हुआ है। ये देखिए फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट। एज पर लीगल रिक्वायरमेंट हर कंपनी को 2 साल के फाइनेंशियल फिगर्स देने होते हैं, प्रीवियस ईयर और करंट ईयर दोनों के देते हैं। जिनके पास बुक्स है वो तो बड़ी अच्छी बात है, अगर बुक्स नहीं है तो ये फॉर्मेट है बैलेंस शीट का, ये आप ले सकते हैं यहाँ से। ये देखिए आपके पास सामने, ये लायबिलिटी साइड है। और आपको इसी तरीके से ही बनानी है, अपना ज़्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि कंपनीज एक्ट में जो बैलेंस शीट या जो आइटम बनते हैं हमको उसी तरीके से रखने पड़ते हैं, और कोई तरीका अडॉप्ट नहीं कर सकते। तो ये आप पढ़ते जाइए। आप में से कुछ बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हैं, उनको लगता होगा सर हमने क्या करा रहे हो, तो बहुत, तो उनके लिए हो सकता है ना हो। जिनको आता है वो खाली अपने आप को कंफर्म कर लें कि हमें आता है। बाकी समझते जाए। जो लिखना चाहते हैं वो लिख भी लें। इक्विटी एंड लायबिलिटी, शेयर होल्डर फंड्स, शेयर क्या है। एक चीज हमें यहाँ पे याद रखनी है कि बैलेंस शीट में या इनकम स्टेटमेंट
किसी भी आइटम की डिटेल, किसी भी आइटम की डिटेल हम नहीं देंगे, ये आपको याद रखना है। आप किसी भी आइटम की डिटेल नहीं बताएंगे। उनकी जो डिटेल होती है, उनकी जो डिटेल होती है वो डिटेल अलग से नोट टू अकाउंट्स में रखी जाती है और वो अलग से डिटेल बना करके नोट नंबर यहाँ पे हमको देने होते हैं। और एक क्वेश्चन में, रियल लाइफ की तो बात ही अलग है, एक क्वेश्चन में करीब करीब, एक क्वेश्चन में करीब करीब 21, 21, 20, अब किसी में 19 हो सकते हैं, 19, 20, 21 ऐसे स्टेटमेंट बनते हैं। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, हर जितनी भी आइटम ये लिखे हुए हैं, जैसे अभी देखिए आप शेयर कैपिटल लिखा हुआ है, तो नोट नंबर 1, रिजर्व एंड सरप्लस नोट नंबर 2, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट नोट नंबर 3, शेयर मनी पेंडिंग अलॉटमेंट नोट नंबर 4, लॉन्ग टर्म बोरोइंग 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 लायबिलिटी साइड। ये आपने लिख लिया, आपने, मेरा ख्याल है आपने कर लिया होगा। मैं अब एसेट साइड पे आ जाता हूँ। ये देखिए एसेट साइड पे 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, रियल लाइफ की बात बता रहा हूँ, 26। अब ये एसेट साइड है। एसेट में क्या है? नॉन करेंट एसेट, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, टेंजिबल एसेट का बदल गया नाम, इंटेंजिबल एसेट्स, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, deferred tax, long-term loans and advances, other non-current assets, current investment, current asset, inventories, trade receivables, cash and cash equivalent, short-term loans and advances, other current assets. तो देखिए आपके कितने आइटम आ गए यहाँ पे। शेयर होल्डर फंड्स में शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, ये इसमें मेन आता है, और शॉर्ट टर्म बोरिंग्स। अगर बैंक ओवरड्राफ्ट लिखा हुआ है तो आपको हेडिंग बनानी पड़ेगी। ये आप इस तरीके से करेंगे। आइटम मैंने आपको बता दिए। अब जैसे शेयर कैपिटल का नोट आप बनाओगे तो आप कैसे बनाओगे? शेयर कैपिटल के नोट में आपने 12th में भी प्रैक्टिस अगर करा है तो याद आ जाएगा आपको। इसमें हम सबसे पहले लिखते हैं ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल। ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल वो शेयर कैपिटल होती है जिसके साथ कंपनी रजिस्टर्ड होती है और जिससे ज्यादा कंपनी इशू नहीं कर सकती। ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल इज रिटन इन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। आपने पढ़ा है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में एक क्लॉज होता है कैपिटल क्लॉज, आपने पढ़ा है ना, कैपिटल क्लॉज। ऑब्जेक्ट क्लॉज के बाद जो होता है वो कैपिटल क्लॉज होता है। कैपिटल क्लॉज में कंपनी की ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल लिखी हुई होती है। तो जो ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल है, यानी कि कंपनी इससे ज्यादा शेयर कैपिटल पब्लिक को नहीं दे सकती। अब कंपनी अगर उससे ज्यादा देना चाहती है तो कंपनी को अपना मेमोरेंडम में कैपिटल क्लॉज चेंज करना पड़ेगा, ऑथराइज्ड कैपिटल को बढ़ाना पड़ेगा। कंपनी बढ़ा सकती है इसको, बट उसके लिए प्रॉपर प्रोसीजर जो कि आपको लॉ में, कंपनीज एक्ट में बताया होगा, वो आपको पूरा फॉलो करके आप कर सकते हो। तो authorized share capital is the maximum capital which a company can issue during its lifetime. It can be increased, no doubt. Then we have issued share capital. It is part of authorized share capital, which is actually offered to the public for subscription. ये वो पार्ट होता है इशूड शेयर कैपिटल। इशूड शेयर कैपिटल के बाद आता है सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। नाउ सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल is that capital which has actually been allotted to the public, जितना पब्लिक को कंपनी ने अलॉट किया। जैसे एग्जांपल के तौर पे कंपनी की ऑथराइज शेयर कैपिटल है 2 लाख शेयर। आई एम टेकिंग स्मॉल एग्जांपल नाउ, याद रहेगा आपको। 2 लाख शेयर ऑफ ₹10 ईच, तो ऑथराइज हो गई 20 लाख रुपए। इशूड शेयर कैपिटल, इशूड शेयर कैपिटल जो पब्लिक को ऑफर करी, मान लीजिए 2 लाख में से 1 लाख पब्लिक को ऑफर करा, तो 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच, 10 लाख इशूड शेयर कैपिटल। अब पब्लिक ने अप्लाई करा 1,20,000 शेयर्स के लिए,
तो कंपनी सिर्फ 1 लाख शेयर इशू कर सकती है। तो उस केस में सब्सक्राइब शेयर कैपिटल विल बी 1 लाख शेयर ऑफ ₹10 ईच, 10 लाख। अब अगर कंपनी का अंडर सब्सक्रिप्शन हो गया, माने नंबर ऑफ शेयर कम आए, 95,000 शेयर के लिए अप्लाई हुआ, आपने पढ़ा है कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90% होता है, उससे कम जा ही नहीं सकता। अगर उससे कम है तो जितने भी एप्लीकेंट है सबका पैसा वापस करना पड़ता है, कंपनी शेयर इशू नहीं कर सकती। तो आपने कहा इशूड सब्सक्राइब, तो यहाँ पे क्या हुआ, कंपनी ने 1 लाख शेयर इशू करे, पब्लिक ने अप्लाई 95,000 के करे, तो कंपनी ने 95,000 शेयर इशू कर दिए, तो 95,000 इज सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। ये हो गया हमारा। अब अगला होता है इसमें सब्सक्राइब एंड फुल्ली कॉल्ड अप, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप, फुल्ली कॉल्ड अप एंड पेड अप, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। ये कैसे होता है? अब हमारी जो बैलेंस शीट बन रही है, वो 31 मार्च ऑफ अ ईयर बन रही है। मान लीजिए हमारी कंपनी बैलेंस शीट 31 मार्च 2022 को बना रही है। हमारी कंपनी बैलेंस शीट कब बना रही है? 31 मार्च 2022 को। 31 मार्च 2022 तक कंपनी ने पब्लिक से 10 रुपए के शेयर में से मंगाए ही 7 रुपए, तो यहाँ पर सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप हो ही नहीं सकता, क्योंकि 10 रुपए का शेयर है और कंपनी ने मंगाया कितना है? 7 रुपए, तो 7 ही रह जाएगा। तो अगर 1 लाख शेयर है तो 7 लाख रुपए इज सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप, उसमें आ जाएगा। अब इसमें से मान लीजिए किसी शेयर होल्डर ने कॉल नहीं दी है, उसको माइनस कर देंगे तो कॉल इन एरियर हो जाएगा। माइनस करने के बाद जो शेयर कैपिटल आएगी उसको बोलते हैं पेड अप शेयर कैपिटल। तो सब्सक्राइब में हमने पढ़ा जितने शेयर पब्लिक को एक्चुअली अलॉट करे वो सब्सक्राइब कैपिटल कहलाती है। बैलेंस शीट की डेट तक या किसी पर्टिकुलर डेट तक जितने रुपए कंपनी ने पर शेयर कॉल कर लिए हैं वो कॉल्ड अप कहलाता है, और उसमें से कॉल इन एरियर माइनस करने के बाद जो बाकी बचता है वो उसको बोलते हैं पेड अप शेयर कैपिटल। तो मेरा ख्याल है आपको समझ में आया होगा, शेयर कैपिटल काफी बड़ा होता है। फिर आता है रिजर्व्स एंड सरप्लस। क्या आता है फिर? रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो रिजर्व्स एंड सरप्लस में ये देखिए आप, आता है इस तरीके से। अब हम करते हैं एनालिसिस ऑफ नोट्स टू रिजर्व एंड सरप्लस। कैपिटल रिजर्व, हर रिजर्व आप यहाँ पे लिखेंगे। लास्ट जो आइटम होता है वो होता है सरप्लस, ये लास्ट आइटम होता है सरप्लस, तो ये हमको लेना है। अब जितने भी रिजर्व्स हैं उनको हम यहाँ पे लेंगे। पहला कैपिटल रिजर्व, आप लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस प्लस एडिशन ड्यूरिंग द ईयर। मान लीजिए ट्रांसफर फ्रॉम शेयर फॉरफिटेड, वो कैपिटल रिजर्व में आ गया। लेस यूटिलाइज्ड ड्यूरिंग द ईयर, कैपिटल रिजर्व आपने किस काम के लिए इस्तेमाल किया वो आप यहाँ लिख दोगे। क्लोजिंग बैलेंस, ऐसे ही आपने रिडम्पशन में पढ़ा था कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, ओपनिंग बैलेंस, एडिशंस ड्यूरिंग द ईयर, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर करा या बायबैक करा, और जो हमने यूटिलाइज कर लिया, फॉर एग्जांपल फुल्ली पेड बोनस शेयर्स के लिए यूटिलाइज कर लिया, क्लोजिंग बैलेंस, वो हम एट दी एंड दिखा देते हैं। उसके बाद सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, ओपनिंग बैलेंस, एडिशन, यूटिलाइज्ड, वो हमने लिख दिया जैसे आपने प्रीमियम और रिडम्पशन के लिए करा। ऐसे आप रिजर्व एंड सरप्लस में हर प्रकार के रिजर्व को लिखेंगे। हर एक में आपको क्या लिखना है? ओपनिंग बैलेंस, एडिशन, क्लोजिंग बैलेंस। एडिशन सबसे पहले, ओपनिंग बैलेंस, एडिशन माइनस यूटिलाइज्ड ड्यूरिंग द ईयर, क्लोजिंग बैलेंस। ये 4 चीज आप हर एक में लिखेंगे। अगर ओपनिंग बैलेंस नहीं है तो आप 0 दिखा देंगे। तो देखिए कौन कौन से रिजर्व आते हैं? कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व, revaluation reserve which is not transferred to प्रॉफिट और लॉस अकाउंट, जैसे कि हमने क्लास 11-12 तक पढ़ाया कि प्रॉफिट को ट्रांसफर कर दिया, या पार्टनरशिप में पढ़ाया कि कैपिटल को रीवैल्यू, एसेट को रीवैल्यू करने से जो प्रॉफिट आया उसको हमने पार्टनर्स में बांट दिया। यहाँ पे शेयर होल्डर में ट्रांसफर नहीं होगा, उसको अलग से रखा जाएगा। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग, जनरल रिजर्व। ये करने के बाद ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सरप्लस। सरप्लस में क्या होता है? आपने लिखा सरप्लस आता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट, ओपनिंग बैलेंस, सरप्लस, प्रॉफिट फॉर द करंट ईयर, दोनों मिलाकर के ओपनिंग बैलेंस प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू अमाउंट अवेलेबल फॉर एप्रोप्रिएशन।
less appropriations, interim dividend, final dividend, corporate dividend tax, transfer to debenture redemption reserve, transfer to general reserve or any other kind of the reserve. Dividend equalization reserve में आपने ट्रांसफर कर दिया, वो यहाँ से हट जाएगा. तो वर्कमैन कॉम्पनसेशन जो भी आपने रिजर्व ट्रांसफर करे वो आप यहाँ से माइनस करेंगे, क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे आ जाएगा और ये क्लोजिंग बैलेंस हमारा टोटल में ऐड हो गया. तो आई थिंक आपको समझ में आया. आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं इसको. ये आपका और इसको जूम कम कर लेते हैं तो और कम करें. ये सारा आपका एक पेज का. अब आप इसको 1 पेज हो गया, इस एक पेज को आप ले सकते हैं. तो मैं 2 मिनट यहाँ पे रुक जाता हूँ. रिजर्व एंड सरप्लस. तो आप क्या करेंगे, जो भी आइटम होगा उसका आप नोट टू अकाउंट्स बनाएंगे और नोट टू अकाउंट्स बना करके ही आप क्वेश्चन को करेंगे. अगर आपने नोट टू अकाउंट्स नहीं बनाए तो आपको 15 नंबर के क्वेश्चन में से मैक्सिमम 4 या 5 नंबर ही मिल पाएंगे. तो आपको नोट टू अकाउंट्स बनाना जरूरी है. तो हम एक काम करते हैं, ये आप काम करिए. इसमें तो यार है, ये ले लीजिए. ये आपका ये हो गया बैलेंस शीट की लायबिलिटीज है. अगर आपने कॉपी कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए. एक ये हो गया. दूसरा हेडिंग एसेट्स, ये आपने ले लिया. यहाँ पे कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब होता है टेंजिबल एसेट. आप जानते हैं लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर. इंटेंजिबल एसेट में आ गया गुडविल, ट्रेडमार्क, पेटेंट, कॉपीराइट, सॉफ्टवेयर. कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में होता है, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में अगर आप बिल्डिंग बना रहे हैं, बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस कहलाता है. इंटेंजिबल एसेट्स इन द डेवलपमेंट, ये बड़ी बड़ी कंपनीज, जिनमें बहुत बड़ी जो कंपनीज होती हैं उनमें उनका अपना रिसर्च विंग होता है. कंटिन्यूसली रिसर्च उनमें चलती रहती है एंड दे ट्राई टू डेवलप देयर ओन पेटेंट्स, या अपने नए तरीके बनाते रहते हैं. वो प्रोडक्शन के तरीके बनाएंगे या कुछ और करेंगे. तो इन हाउस, इसको हम बोलते हैं इन हाउस रिजर्व, इन हाउस रिसर्च. ये आप डिटेल में पढ़ोगे अगले साल जब आप थर्ड सेमेस्टर में इनकम टैक्स पढ़ोगे, तो वहाँ पे आएगा अंडर सेक्शन 35 है शायद, 35 में रिसर्च के बारे में बताया जाएगा आपको. तो वही उसके लिए होता है. नॉन करंट इन्वेस्टमेंट आपको क्लियर ही है, आपकी कंपनी ने किसी और कंपनी के शेयर और डिवेंचर खरीद लिए. उसके बाद लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस अगर आपने दे रखा है किसी को, ये इसमें आ जाएगा. अदर नॉन करंट एसेट्स, अब इसमें जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ अदर नॉन करंट एसेट का. आपने प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस लिए. अब प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस जो है वो कंपनी ने इनकर करें. अब प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस सपोज कंपनी ने, दोबारा मैं बोल रहा हूँ आराम से आप समझ लीजिएगा इसको. प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस 2021 मैं बैलेंस शीट ले रहा हूँ, या 2021 ही ले लीजिए आप. बैलेंस शीट 2021. अब इनकम स्टेटमेंट देख रहा हूँ,
2021 में कंपनी ने प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस इनकर करे सपोज 10 लाख रुपए। कितने इनकर करे? 10 लाख रुपए के प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस इनकर करे। कंपनी इनको 5 साल में राइट ऑफ करना चाहती है। कंपनी इनको 5 ईयर में राइट ऑफ करना चाहती है। तो 2021 में 10 लाख का 5 1/5 2 लाख रुपए। 2021 में 2 लाख रुपए जो कंपनी प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस राइट ऑफ करेगी वो अदर एक्सपेंसेस में चला जाएगा। पहली बात आपको क्लियर है? 2 लाख रुपए अदर एक्सपेंसेस में चला गया। अब उसके बाद बाकी बचे 8 लाख रुपए। 8 लाख में से 2 लाख कंपनी कहती है कि हम 21-22 में राइट ऑफ करेंगे। तो जो 21-22 में राइट ऑफ करने हैं वो आ गया अदर करंट एसेट, क्योंकि अगले साल राइट ऑफ हो जाएगा। और जो बाकी का 6 लाख बचा जो उसके आगे जाएगा 1 साल के बाद, वो हो जाएगा अदर नॉन करंट एसेट्स। तो ऐसे कोई एसेट हो सकती है जो अदर नॉन करंट एसेट उसमें क्लासिफाई। देन नेक्स्ट इज पीएनएल। इसको मैं ये आ गया इनकम स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम, टोटल रेवेन्यू। यहाँ पे टोटल रेवेन्यू लिखा, उसमें से कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंज इन इन्वेंट्रीज, फिर एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, फाइनेंस कॉस्ट, डेप्रिसिएशन, अदर एक्सपेंस इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंस। अब ये हमारा 3 नंबर रोमन देखिए 1 2 3। 3 इज टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंस नंबर 4 आपने माइनस किया, ये आ गया प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। एक्सेप्शनल आइटम्स अर्थक्वेक वगैरह कुछ चीज हो गई, वो एक्सेप्शनल आइटम हो गए। प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स ले लिए, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फिर टैक्स एक्सपेंस माइनस कर दिया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, देन प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम डिसकंटिन्यूड बिजनेस, उसके बाद टैक्स एक्सपेंस ऑफ द डिसकंटिन्यूड बिजनेस, फिर आ गया प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, और उसके बाद लास्ट होता है अर्निंग पर शेयर। ये हमने कहा, तो ये हमारा ये हो गया। उसके बाद डिस्पोजल ऑफ प्रॉफिट मैंने आपको बता ही दिया कैसे करती है कंपनी। ये डिस्पोजल ऑफ प्रॉफिट है रिजर्व एंड सरप्लस में एज पर बैलेंस शीट, ओपनिंग बैलेंस, प्रॉफिट ऑफ द ईयर, लेस एप्रोप्रिएशन, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, ट्रांसफर टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, ऑन बायबैक ऑफ इक्विटी, रिडम्पशन, प्रपोज्ड डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स वगैरह करके आपके पास जो बचेगा वो क्लोजिंग बैलेंस हो। तो ये हमने कहा। अब मैं क्वेश्चन के ऊपर आ जाता हूँ। यहाँ तक आई होप कि आपको समझ में आया। तो आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। पढ़ाई करना वैसे भी बोरियत कर रहा है। इन द मीन टाइम अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो मैं देख लेता हूँ, क्योंकि अब मैं प्रैक्टिकल स्टार्ट कर रहा हूँ। अब इंटरिम डिविडेंड होता है, जिन बच्चों को नहीं पता तो बता देता हूँ उनको। इंटरिम डिविडेंड क्या होता है? इंटरिम डिविडेंड 2 बैलेंस शीट डेट, मतलब 2 साल के बीच में कंपनी इंटरिम डिविडेंड दे देती है। कंपनी क्या करती है, हर तीसरे महीने, रियल लाइफ में कंपनी हर तीसरे महीने अपने अकाउंट्स को एनालिसिस करती है। अब 3 महीने तो नहीं, 6 महीने के बाद कंपनी को लगा कि बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है कंपनी को, तो कंपनी फाइनल डिविडेंड की वेट करने से पहले, 31 मार्च की वेट करने से पहले करंट ईयर के प्रॉफिट में से, याद रखिएगा, करंट ईयर के प्रॉफिट में से ही डिविडेंड डिक्लेयर कर देती है कंपनी। करंट ईयर के प्रॉफिट में से ही डिविडेंड दे देती है, वो हम ले रहे हैं। तो वो जो डिविडेंड होता है, कंपनी करंट ईयर के प्रॉफिट में से जो डिविडेंड दे देगी वो कहलाता है इंटरिम डिविडेंड। और इसके लिए कंपनी डिक्लेयर करती है और पे कर देती है। इसके लिए शेयर होल्डर की परमिशन की जरूरत नहीं होती है। बहुत सारी कंपनीज ऐसे करती हैं जो कि इंटरिम डिविडेंड दे देती है। तो ये हमारा है इंटरिम डिविडेंड विच इज डिक्लेयर्ड एंड पेड
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर प्रपोज करते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही दे देते हैं। जबकि फाइनल डिविडेंड कंपनी अपनी एनुअल जनरल मीटिंग में डिसाइड करती है। कंपनी, मैं आपको एग्जांपल लेता हूं, अभी जैसे जून चल रहा है, 31 मार्च क्लोज हुए हमारे अकाउंट्स, 31 मार्च 2022 को अकाउंट्स क्लोज हुए। 31 मार्च 2022 को जो अकाउंट्स क्लोज हुए, तो एक मिनट आप लोग प्लीज, 31 मार्च 2022 का अकाउंट्स क्लोज हुए, उसके बाद उनका ऑडिट होगा, इसके बाद इनका ऑडिट होगा। ऑडिट होने के बाद जो अकाउंट्स तैयार हो जाएंगे, ऑडिट हो जाएंगे, तो ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में रखे जाते हैं। जनरली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग्स जून के महीने में होती है। 31 मार्च को क्लोज हुए, जून के महीने में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग हो गई। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में क्या किया जाता है कि डायरेक्टर्स अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालिसिस करते हैं, और एनालिसिस करने के बाद जो कंपनी के प्रॉफिट्स होते हैं उनमें से देखते हैं कि कितना डिविडेंड दे सकती है कंपनी, तो डिविडेंड प्रपोज करते हैं। उसके बाद शेयर होल्डर्स की मीटिंग बुलाई जाती है, और शेयर होल्डर की मीटिंग्स में ये प्रपोज किया जाता है। शेयर होल्डर की मीटिंग में जब शेयर होल्डर अप्रूव कर देते हैं कि कंपनी इतना डिविडेंड दे दे, शेयर होल्डर जो डिविडेंड डायरेक्टर प्रपोज करते हैं उसको बढ़ा नहीं सकती, लेकिन कम कर सकती है। तो कंपनी ने उसको डिक्लेयर कर दिया, पहले प्रपोज हुआ, फिर डिक्लेयर हुआ शेयर होल्डर की मीटिंग में, और फिर ये पेएबल हो गया। तो विद इन 30 डेज, 30 दिन में, विद इन 30 डेज ऑफ डिक्लेयरिंग द डिविडेंड, शेयर होल्डर्स आर पेड द अमाउंट ऑफ डिविडेंड। इसको बोलते हैं फाइनल डिविडेंड। क्लियर हो गया आपको? उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं, ये फाइनल डिविडेंड हो गया, ट्रेडिंग हो गया। अब हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब हम क्वेश्चन लेते हैं। ये डिस्पोजल ऑफ प्रॉफिट मैंने आपको बता दिया। ये क्वेश्चन है जो हमने बुक में से लिया। मैं भी इसको थोड़ा मिनिमाइज करके कर देता हूँ ताकि आप इसके आइटम को लिख सके। ये देखिए, ये क्वेश्चन है, ट्रायल बैलेंस। The Auto Parts Manufacturing Company Limited was registered with an authorized capital of rupees 10 lakh, divided into shares of rupees 10 each, of which 40,000 shares had been issued and fully paid up. कितने शेयर ऑथराइज? 10 लाख रुपए के शेयर है। 10 लाख में से 40,000 शेयर, मतलब 4 लाख रुपए के शेयर कंपनी ने पब्लिक को इशू कर दिया। द फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस एक्सपेक्टेड ऑन 31 मार्च 2020। ये बीकॉम ऑनर्स का ही क्वेश्चन है। ट्रायल बैलेंस में आपने आइटम देखे, स्टॉक, परचेजेस, रिटर्न्स, मैन्युफैक्चरिंग वेजेस, सन्ड्री मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, कैरेज इनवर्ड, बैंक लोन, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, ऑफिस सैलरीज, ऑडिट रिपोर्ट, ऑडिटर्स फीस, डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, फ्री होल्ड प्रेमिसेस, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, लूज टूल्स, डेटर, कैश इन एंड, कैश एट बैंक, एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स, सरप्लस, शेयर कैपिटल। ये हमको दिया हुआ है। इसके बाद ये कंपनी के एडजस्टमेंट्स हैं। ऑन 31 मार्च यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट एंड ए बैलेंस शीट ऑन दैट डेट। एडजस्टमेंट है, आउटस्टैंडिंग मैन्युफैक्चरिंग वेजेस दे रखे हैं, ऑफिस सैलरीज दे रखी है, स्टॉक वैल्यूएशन दे रखा है, प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन द बैंक लोन, depreciation on plant and machinery, write off 1/3 of the balance of the preliminary expenses, make a provision for income tax 50%. The directors recommended a minimum first dividend of 15% for the year after transferring 5% to the general reserve. ये क्वेश्चन हमको दिया, अब हमें सॉल्व करना। अब ये क्वेश्चन आप सॉल्व कैसे करें, इंपॉर्टेंट है। बड़ा क्वेश्चन होता है, बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है ये। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, 2 पेजेस आप ले लेंगे। 2 पेजेस, पहले पेज पे आप लिखेंगे बैलेंस शीट ऑफ ऑटो पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2022। एक पेज पे आपने ये लिख करके छोड़ दिया ब्लैंक, अभी आप छोड़ रहे हैं। दूसरे पेज पे आप लिखोगे इनकम स्टेटमेंट
क्या लिखोगे आप? इनकम स्टेटमेंट ऑफ ऑटो पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। ये आपने लिख दिया। उसके बाद ये 2 पेजेस आपने ब्लैंक करके छोड़ दिया। अब आप आ गए तीसरे पेज पे। तीसरे पेज से अब आप करीब कितने, रफली 19, 20, 21 जो भी आपके नोट टू अकाउंट्स बनेंगे वो हम यहाँ पे बना लेंगे। तो आप क्या करेंगे, क्वेश्चन स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले ये आपने किया, आपने लिखा ऑटो पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड, बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2020, पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, रुपीज, यहाँ पे डिटेल आ जाएगी, यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा। उसके बाद अगला स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020, पर्टिकुलर, ये आपने खाली छोड़ दिया। फिर आपने क्या किया, ये तीसरा नोट टू अकाउंट्स आपने बना लिए। अब नोट टू अकाउंट्स में अब आपने क्या किया, ऐसे ये आपने ले लिया। आप ऐसे क्या करोगे, एक पेज लिया आपने रजिस्टर में, एग्जामिनेशन हॉल में, शेयर कैपिटल में रफली क्वेश्चन के हिसाब से आप देख लीजिए, नहीं तो अराउंड 8 लाइंस मिनिमम, 8 to 10 लाइंस आप छोड़ दीजिए, 8 to 10 लाइन आपने छोड़ दिया। फिर रिजर्व्स एंड सरप्लस लिख लिया, इसमें भी आपने 7-8 लाइन छोड़ दिया। फिर आपने लिखा लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। ऐसे आप क्या कर रहे हो, आप स्टेटमेंट लिखते जा रहे हो, नहीं तो आपको बहुत टाइम लगेगा। लॉन्ग टर्म बोरोइंग, ट्रेड पेएबल, अदर करंट एसेट। अब इस क्वेश्चन में बैंक ओवरड्राफ्ट है नहीं, क्योंकि बैंक ओवरड्राफ्ट में ही है तो हमने क्या किया, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स का नहीं बनाया। तो क्वेश्चन हमने पढ़ा बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं है, तो बैंक ओवरड्राफ्ट ना होने की वजह से हमने शॉर्ट टर्म बोरोइंग वाला पार्ट नहीं लिया। क्या लिखा, पहला शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, फिर लिखा ट्रेड पेएबल, फिर अदर करंट लायबिलिटीज। ये आप लिखते जाइए। अगर आपको समझना है तो आप कैसे एग्जाम में करेंगे, क्वेश्चन को स्टार्ट करने के लिए वो आपको समझ में आना चाहिए। तो आपने लिखा शेयर कैपिटल, अब साथ में आपने रजिस्टर रखा, अब वो अपना रजिस्टर रखा हुआ है, रजिस्टर पे आपने लाइन ड्रॉ करे, पहला हेडिंग बनाया शेयर कैपिटल, जगह छोड़ दी, मैंने बताया अभी आपको 8-10 लाइन, अब बनाते जाइए अगर आप बना रहे हैं तो, क्योंकि अकाउंट्स का बेसिक कंडीशन ही है, क्लास 11 में पढ़ाया जाता है, इट इज रिप्लेसमेंट ऑफ मेमोरी, इट इज रिप्लेसमेंट ऑफ मेमोरी। आप और मैं, कोई भी व्यक्ति 100% चीजें याद रख ही नहीं सकता, इसलिए सबसे पहली चीज ये करी जाती है कि हम इसको सीख लेते हैं, और सीखने के बाद इसको आगे करते हैं। तो हम इसको लिख लेंगे, लिखने के बाद सब कुछ याद रहता है। तो अब आप अपने इंटेलिजेंसी लेवल के हिसाब से देख लीजिए कि आपका लेवल क्या है, आप याद कर सकते हो कि नहीं रख सकते हो। आपको लगता है कि आप सब कुछ याद रख सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, मत लिखिए। उसके बाद तो आपने पहला हेडिंग बनाया शेयर कैपिटल, दूसरा रिजर्व एंड सरप्लस, तीसरा लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, फोर्थ ट्रेड पेएबल, 5 नंबर अदर करंट लायबिलिटीज, 6 नंबर शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, 7 नंबर टेंजिबल एसेट, और टेंजिबल एसेट में आप जो कॉलम बनाएंगे, नोट बनाएंगे, वो ऐसे ही बनाएंगे, उसमें लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस, डेप्रिसिएशन, क्लोजिंग बैलेंस। यहाँ पे आपने लिखा लैंड, यहाँ पे क्या लिखा आपने, लैंड, ओपनिंग बैलेंस सपोज 1 करोड़, लैंड पे डेप्रिसिएशन नहीं होता, 0, 1 करोड़। बिल्डिंग 5 करोड़, बिल्डिंग पे 5% का डेप्रिसिएशन है मान लीजिए, तो 5 करोड़ पे 5%, कितना हो गया, 5 करोड़ का 5%, 10% हो गया 50 लाख, 25 लाख डेप्रिसिएशन, 25 लाख, क्लोजिंग बैलेंस 4,75,000।
तो ऐसे आप लिखते चले जाएंगे सारी टेंजिबल एसेट को और यहाँ पे टोटल कर देंगे, यहाँ पे टोटल। तो टेंजिबल एसेट के लिए आपको 3 कॉलम बनाने हैं, ओपनिंग बैलेंस, डेप्रिसिएशन, क्लोजिंग बैलेंस, ये आप करेंगे। इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज में आप 2 आइटम लिखते हैं यहाँ पे, एक क्लोजिंग स्टॉक और दूसरा लूज टूल्स। क्या लिखते हो आप इन्वेंट्री में, वो आप लिख लोगे। अगला ट्रेड रिसीवेबल्स, डेटर, बिल रिसीवेबल लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। पहला डेटर, दूसरा बिल रिसीवेबल और उसमें से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट आपने माइनस कर दिया। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, कैश इन ट्रांजिट, वो यहाँ पे आ जाएगा। कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस और कैश इन ट्रांजिट सारा यहाँ पे लिख लोगे आप। अदर करंट एसेट में आपको मैंने बताया था प्रीपेड एक्सपेंसेस वगैरह आते हैं। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, इसमें जनरली एडवांस टैक्स पेड हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से एडवांस टैक्स अदर करंट एसेट में आएगा। सॉरी इसमें क्या बोलते हैं इसको, नहीं शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स। फिर हम आ गए इनकम स्टेटमेंट में, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, तो सेल माइनस सेल रिटर्न। अदर इनकम अगर है तो आप बना लीजिए। फिर परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, परचेज माइनस परचेज रिटर्न, परचेज ऑफ स्टॉक माइनस परचेज रिटर्न्स प्लस कैरेज इनवर्ड, वो यहाँ पे आता है। चेंज इन इन्वेंट्रीज, ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक, वो यहाँ आ जाते हैं। अगला एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में एम्प्लॉयज का कोई भी खर्चा है, किसी भी प्रकार का खर्चा है, वो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में आ जाएगा। 17 नंबर फाइनेंस कॉस्ट, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, इंटरेस्ट ऑन लोन। अगला डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस, depreciation on plant and machinery, depreciation on building, depreciation on furniture, amortization of goodwill, patent, trademark, copyright और सॉफ्टवेयर, सब इसमें आएगा। तो डेप्रिसिएशन एंड amortization एक्सपेंसेस, हेडिंग का पूरा नाम क्या है, डेप्रिसिएशन एंड amortization एक्सपेंसेस। लास्ट आइटम होता है अदर एक्सपेंसेस, बाकी सारे एक्सपेंसेस इसमें आ जाएंगे। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, फ्यूल, पावर, टेलीफोन, सब इसमें कवर हो जाएगा। प्रपोज डिविडेंड, जो डिविडेंड प्रपोज किया वो यहाँ पे आएगा। मैंने स्टार मार्क लगा रखा है यहाँ पे। ये स्टार मार्क का मतलब ये है कि ये पर्टिकुलर आइटम बैलेंस शीट के टोटल में नहीं जाएगी, खाली इंफॉर्मेशन। करंट ईयर में जो पेमेंट आपने कर दी है डिविडेंड की, वो इसलिए प्रपोज डिविडेंड करंट ईयर का इसमें नहीं आएगा। इसमें आएगा प्रपोज डिविडेंड जो कंपनी ने प्रपोज किया है, जो पेमेंट हो गया वो ऊपर ऐड हो जाएगा। रिजर्व एंड सरप्लस में करेंगे हम, वहाँ से डिविडेंड माइनस कर देंगे, लेकिन बाकी और कहीं नहीं आएगा। तो ये आपके हेडिंग्स हैं नोट टू अकाउंट्स। तो आपको समझ में आए, ये मैं आपको देखिए कितने सारे हेडिंग बन गए आपके। ये सब आपने बना दिए। क्वेश्चन शुरू करने से पहले आप ये काम, अगर आपको यही नहीं आता तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। तो पहली चीज आपको ये समझ, तो ये आपका प्रिपरेशन है टू सॉल्व फाइनल अकाउंट। पहले आप
आपने एक पेज रखा, ये देखिए एक पेज आपने बैलेंस शीट के लिए ब्लैंक छोड़ दिया, दूसरा आपने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लिए ब्लैंक छोड़ दिया, तीसरे पेज के ऊपर आपने 6 या 7 हेडिंग लिए, 4 नंबर पेज पे फिर आपने हेडिंग लिए, 5 नंबर पेज पे आपने हेडिंग, तो कब रफली 5 से लेकर के 7 पेज में ये क्वेश्चन होगा आपका सॉल्व। तो ये आपका मैंने बताया आपको कैसे करना है। क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे अब हम। तो क्वेश्चन शुरू करने से पहले आप अब 2 मिनट बैठ जाओ आराम से, क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए। मैं क्वेश्चन फिर से ले आता हूँ यहाँ पे, ये आप क्वेश्चंस को पढ़ लीजिए, कैसे हमको सॉल्व करना है वो आपको बता दूंगा। ये आपने क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ लीजिए। फिर हम इसको सॉल्व करें। प्रोसीजर मैंने बता दिया आपको कैसे सॉल्व करना है। एग्जाम में 40 to 45 मिनट्स इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में लग सकते हैं, इसीलिए ये हमारा लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एग्जाम होता है। क्या करेगा? ठीक है, तो 2:30 बजे तक आ जाएगा, 2:30 बजे। ठीक, ठीक है, बहुत अच्छा। अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। कौन सा आइटम कहाँ पे प्लेस करना है ये मैं आपको बताता जाता हूँ। आपने हेडिंग्स तो बना ही लिए। पहला, मैं अब इसको जूम करता हूँ ताकि आपको आइटम और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। एक एक करके आइटम लेना है हमें। सबसे पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ है ऑटो पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड विद एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ ₹10 लाख। ये 10 लाख रुपए ऑथराइज्ड कैपिटल कहाँ जाएगा? शेयर कैपिटल। कहाँ जाएगा? ये शेयर कैपिटल में चला जाएगा, उसको हम शेयर कैपिटल में प्लेस करेंगे। आपने 19 नोट टू अकाउंट्स बना रखे, आउट ऑफ विच 40,000 शेयर्स हैड बीन इशूड फुल्ली एंड फुल्ली पेड अप, ये भी शेयर कैपिटल में ही जाएगा। अब अगला स्टॉक, पहला है स्टॉक। स्टॉक कहाँ जाएगा? चेंज इन इन्वेंट्रीज। कहाँ जाएगा ये? चेंज इन इन्वेंट्रीज। ठीक है, स्टॉक कहाँ जाएगा? चेंज इन इन्वेंट्री।
stock change in inventories, purchase of stock in trade. परचेज कहाँ जाएगा? अगर आप लिख रहे हैं साथ के साथ तो आप लिखते जाइए। आपने हेडिंग बनाया हुआ है परचेज का, परचेज ऑफ स्टॉक, हेडिंग नंबर 14। हेडिंग नंबर 14 में आप लिखेंगे परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, और हेडिंग नंबर 13 आपका है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, उसमें आप सेल लिख देंगे। अब रिटर्न्स, ये जो रिटर्न्स है परचेज, ये डेबिट वाली और क्रेडिट वाली, डेबिट साइड पे सेल रिटर्न होती है और क्रेडिट पे परचेज रिटर्न होती है। तो परचेज रिटर्न परचेजेस में से माइनस हो जाएगा, परचेज रिटर्न परचेजेस में से माइनस हो जाएगा, और सेल रिटर्न सेल में से माइनस हो जाएगा। अगला मैन्युफैक्चरिंग वेजेस कहाँ जाएगा? मैन्युफैक्चरिंग वेजेस एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में जाएगा। यहाँ पे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट और लॉस अकाउंट कि ये आइटम सब ट्रेडिंग में आएंगे, ये आइटम प्रॉफिट और लॉस में आएंगे, ऐसा नहीं है, सब एक ही जगह होता है। तो मैन्युफैक्चरिंग वेजेस विल बी ट्रांसफर टू, मैन्युफैक्चरिंग वेजेस कहाँ जाएंगे साहब? मैन्युफैक्चरिंग वेजेस विल बी ट्रांसफर्ड टू एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। कहाँ जाएंगे? एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, मैन्युफैक्चरिंग वेजेस, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। अगला सन्ड्री मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, क्या है ये? सन्ड्री मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, ये कहाँ आएगा? ये आप देखिए अदर एक्सपेंसेस में आएगा। कहाँ आएगा ये? अदर एक्सपेंसेस में। सन्ड्री मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस कहाँ आएगा? अदर एक्सपेंसेस में, आपका हेडिंग नंबर 19 में। कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड परचेज में ऐड हो जाएगा, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। आपने नोट नंबर 14 बनाया हुआ है इसके लिए, आपने नोट नंबर 14 बनाया, कैरेज इनवर्ड परचेज में ऐड हो जाएगा। कहाँ ऐड होगा ये? परचेज। तो आपने करा स्टॉक चेंज इन इन्वेंट्री में, परचेज, परचेज ऑफ स्टॉक, सेल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, परचेज रिटर्न परचेज में से माइनस, सेल रिटर्न सेल में से माइनस, मैन्युफैक्चरिंग वेजेस एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, सन्ड्री मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस अदर एक्सपेंसेस में, हेडिंग नंबर 19। कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड परचेज में ऐड हो जाएगा, हेडिंग नंबर 14, नोट नंबर 14 में। 18% बैंक लोन, 18% बैंक लोन, आपने हेडिंग नंबर 3 बनाया था, नोट नंबर 3 लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। नोट नंबर 3 क्या है आपका? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, ये उसमें आ जाएगा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। 3 नंबर हेडिंग में नोट टू अकाउंट्स नंबर 3 सिक्योर्ड लोन, 18% बैंक लोन। अगला इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, interest on bank loan will be transferred to finance cost। कहाँ ट्रांसफर होगा ये? फाइनेंस कॉस्ट। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन will be taken to finance cost
आउटस्टैंडिंग आप इसमें ऐड कर देंगे। ऑफिस सैलरीज, ऑफिस सैलरीज ये कहाँ आएगा? एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। सैलरीज कहाँ आएगा? एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में, और आउटस्टैंडिंग आप इसमें ऐड करें। आउटस्टैंडिंग सैलरी आप इसमें ऐड कर देंगे। अगला ऑडिटर फीस। अगला क्या है? ऑडिटर फीस। ऑडिटर फीस कहाँ जाएगा? अदर एक्सपेंसेस। ऑडिटर हमारे एम्प्लॉय नहीं होते, ऑडिटर हमारे एम्प्लॉय नहीं होते, इसलिए उनकी जो फीस दी जाती है वो अदर एक्सपेंसेस में आती है। आप में से एक आध बच्चा बोलेगा सर अगर इंटरनल ऑडिटर हो तो, एक आध बच्चा सीए पढ़ रहा होगा, तो आप में जो सीए पढ़ रहे हैं वो सोचेंगे कि सर अगर इंटरनल ऑडिटर है, कंपनी ने एम्प्लॉय कर रखा है, तब वो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में आ जाएगा। अगर कंपनी ने चार्टर्ड अकाउंटेंट को एम्प्लॉय कर रखा है और इंटरनल ऑडिटर है वो, तब उसको हम एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में लेंगे। लेकिन अगर ऑडिटर फीस देते हैं हम उसको, जो ऑडिटर एजीएम में शेयर होल्डर अपॉइंट करते हैं, अगर ये वो है तो ये कहाँ आ जाएगा? अदर एक्सपेंसेस। ये आपको क्लियर हुआ? नेक्स्ट, ऑडिटर फीस। डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन, यहाँ पे दो शब्द होते हैं, एक डायरेक्टर की फीस होती है और एक डायरेक्टर का रेम्यूनरेशन होता है। रेम्यूनरेशन का मतलब हो गया सैलरी, रेम्यूनरेशन का क्या मतलब हो गया? डायरेक्टर की सैलरी। अभी सैलरी है तो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में जाएगी। कहाँ जाएगा ये? एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में ट्रांसफर हो जाएगा। क्लियर हुआ आपको? डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन, अगर डायरेक्टर रेम्यूनरेशन है तो ये एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में जाएगा। और अगर डायरेक्टर्स फीस है, और अगर डायरेक्टर्स फीस है तो ये अदर एक्सपेंसेस में आ जाएगा। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस का वो पार्ट जो आप राइट ऑफ कर रहे हो, वो पार्ट जो आप राइट ऑफ कर रहे हो वो तो अदर एक्सपेंसेस में आ जाएगा। जैसे हमारे क्वेश्चन में लिखा हुआ है राइट ऑफ, एडजस्टमेंट नंबर 4, राइट ऑफ 1/3 of the balance of preliminary expenses, right of 1/3 balance of preliminary expenses। हमारे preliminary expenses कितने के हैं? 6,000। तो 6,000 में से 2,000 1/3 अदर एक्सपेंसेस में आ जाएगा और बाकी का 4,000 अदर करंट एसेट में आ जाएगा। फ्री होल्ड प्रोमिसेस, फ्री होल्ड प्रेमिसेस आप कहाँ दिखाओगे? फ्री होल्ड प्रेमिसेस, प्लांट एंड मशीनरी एंड फर्नीचर, तीन आइटम है, फ्री होल्ड प्रेमिसेस, प्लांट एंड मशीनरी और फर्नीचर। ये तीनों आइटम आप ये देखिए कहाँ दिखाएंगे आप? ये आप आ गए ये 7 नंबर नोट में, टेंजिबल एसेट, फ्री होल्ड लैंड, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर। ठीक है, आपको ध्यान रहेगा। ये तीनों आप यहाँ दिखाएंगे टेंजिबल एसेट में। ओपनिंग बैलेंस तीनों के यहाँ लिखेंगे। अब जो तीनों का डेप्रिसिएशन है वो आप यहाँ लिख दोगे और क्लोजिंग बैलेंस यहाँ लिख करके टोटल बना। तो टेंजिबल एसेट में आएगा लैंड एंड बिल्डिंग, माने फ्री होल्ड प्रेमिसेस, अगला प्लांट एंड मशीनरी, और उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी पर डेप्रिसिएशन कितना है? डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी इज 15% और फर्नीचर पे 10% है। तो आप
प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू यहाँ लिखेंगे। फ्री होल्ड प्रेमिसेस पे कोई डेप्रिसिएशन नहीं है तो यहाँ पे 0 फ्री होल्ड प्रेमिसेस में, यहाँ पे 0, यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस। प्लांट एंड मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस है शायद 1,28,400 जो भी है, आप उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करके ऐसे फर्नीचर आप कर दो। तो ये आपको करना है। अगला आइटम, प्लांट एंड मशीनरी पे 15% डेप्रिसिएशन है। प्लांट एंड मशीनरी कितने रुपए की है ये देखिए, 1,28,400, 1,28,400। इस पे डेप्रिसिएशन है 15%, तो 1,28,400 पे आप डेप्रिसिएशन निकाल लेंगे 15%, और उस 15% को आप माइनस करके लिख देंगे। और दूसरा वो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, आई थिंक वो था नोट नंबर 18, डेप्रिसिएशन जो था वो 18 नंबर नोट है उसमें ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये तीनों आइटम, फ्री होल्ड प्रेमिसेस, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, तीनों आइटम टेंजिबल एसेट में ऐड हो जाएंगे। लूज टूल्स, अब लूज टूल्स कहाँ लिखा जाता है? लूज टूल्स लिखा जाता है इन्वेंट्रीज में। लूज टूल कहाँ लिखा जाता है? इन्वेंट्रीज में। और उसका हमने नोट बनाया है, नोट नंबर 8। तो लूज टूल्स आपने दिखाए इन्वेंट्री में। अब लूज टूल्स पे एडजस्टमेंट है। एडजस्टमेंट क्या है? लूज टूल्स आर वैल्यूड एट 10,000। लूज टूल्स आर वैल्यूड एट 10,000 और यहाँ पे लिखे हुए 12,500। कितने लिखे? 12,500। तो 12,500 में से लूज टूल्स कंज्यूम्ड 2,500 आप माइनस कर दोगे और बाकी का इन्वेंट्री में 10,000 रुपये ऐड हो जाएगा। इन्वेंट्री में आप दो चीज लिखोगे, एक क्लोजिंग इन्वेंट्री और दूसरा लूज टूल। तो लूज टूल 10,000। अब ये 2,500 कंजम्पशन ऑफ लूज टूल्स, क्या लिखोगे आप? कंजम्पशन ऑफ लूज टूल्स। ये कहाँ ट्रांसफर होगा? कंजम्पशन ऑफ लूज टूल्स अदर एक्सपेंसेस में ट्रांसफर हो जाएगा। डेटर्स ट्रेड रिसीवेबल्स में, क्रेडिटर्स ट्रेड पेएबल में, क्रेडिटर कहाँ जाएंगे? ट्रेड पेएबल में। कैश इन हैंड और कैश एट बैंक दोनों ही, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक दोनों ही कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में ट्रांसफर हो जाएंगे, जो कि आपका स्टेटमेंट नंबर 10 होगा, नोट नंबर 10 होगा, वहां पे आप ले लोगे। उसके बाद ये समझ में आ गया आपको? कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में चला जाएगा। अगला, एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स। एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स ये जाएगा शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। कहाँ जाएगा ये? शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। इसका हेडिंग होगा शायद 12 नंबर है, नोट नंबर 12। सरप्लस ये नोट नंबर 2 में आ जाएगा, रिजर्व्स एंड सरप्लस में। अगला, शेयर कैपिटल, ये नोट नंबर 1 में आ चुका है, शेयर कैपिटल वाली है। तो इस तरीके से आपने देखा कि हमारे आइटम है। दोबारा से बोल देता हूं मैं जल्दी जल्दी, आपको याद रहेगा। स्टॉक, स्टॉक कहाँ आएगा? चेंज इन इन्वेंट्रीज में। परचेजेस, परचेज ऑफ स्टॉक, सेल, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन,
परचेज रिटर्न परचेज में से माइनस हो गया, सेल रिटर्न सेल में से माइनस हो गया। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में आप लिखेंगे, और इसमें एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में लिखने के बाद आप इसमें ये मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस है, आउटस्टैंडिंग मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 1890 ये प्लस कर देंगे, और दूसरा 1890 विल बी रिटन अंडर अदर करंट लायबिलिटीज। कहाँ लिखोगे आप इसको? अदर करंट लायबिलिटीज, प्रोबेबली नोट नंबर 5 आपने बनाया होगा ये, अदर करंट लायबिलिटीज, वहां दिखा दोगे आप इसको। नेक्स्ट, सन्ड्री मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस अदर एक्सपेंसेस में जाएंगे, कैरेज इनवर्ड परचेज ऑफ स्टॉक में डायरेक्ट एक्सपेंसेस मान करके हम इसको ऐड कर देते हैं। अगला, बैंक लोन, बैंक लोन विल बी ट्रांसफर टू शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। बैंक लोन कहाँ जाएगा? शॉर्ट टर्म, सॉरी, बैंक लोन विल बी ट्रांसफर टू लॉन्ग टर्म बोरोइंग। बैंक लोन विल बी ट्रांसफर टू लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, 18% हो गया। अगला, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन कितना दिया हुआ है हमें? 4500। ये कहाँ जाएगा? फाइनेंस कॉस्ट। कहाँ जाएगा ये? फाइनेंस कॉस्ट में हम ट्रांसफर कर देंगे। अब देखिए इस पे एडजस्टमेंट है, नंबर 2, प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन फॉर 6 months। प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, तो 50,000 पे बैंक लोन कितना है? 50,000, 50,000 पे 18% फॉर 6 months, तो 50,000 into 18 by 100, 50,000 into 18 upon 100 into 6 upon 12, ये आ गया 4,500। तो आप इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन कहाँ लिखेंगे? फाइनेंस कॉस्ट में, वहाँ लिख करके आप लिखेंगे इंटरेस्ट पेड 4,500 एट इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन आउटस्टैंडिंग 4,500, 9,000 वहाँ आ जाएगा, और 4,500 जो इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है वो अदर करंट लायबिलिटीज में ऐड हो जाएगा। कहाँ होगा ऐड? अदर करंट लायबिलिटीज में ऐड। क्लियर है? आगे, ऑफिस सैलरी, ऑफिस सैलरी जाएगा एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। कहाँ जाएगा ये? एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में 17,870, और 1,200 रुपए की सैलरी आउटस्टैंडिंग है, ये इसमें ऐड हो जाएगी ऑफिस सैलरी में, और ऐड होकर के हम इसको दिखा देंगे, और आउट ये हमने एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में दिखा दिया कितना? 17,870 प्लस 1,200 ये आ गया, और आउटस्टैंडिंग सैलरी विल बी शोन अंडर अदर करंट लायबिलिटीज। कहाँ जाएगा ये? अदर करंट लायबिलिटीज, नोट नंबर 5। अगला, ऑडिटर्स फीस 8,600 आपने लिख लिया, ये मैंने बताया आपको अदर एक्सपेंसेस में जाएगा। डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन, रेम्यूनरेशन है इसलिए एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में जाएगा। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस 6,000 है, 2,000 अदर एक्सपेंसेस में, 4,000 अदर करंट एसेट में, क्योंकि एडजस्टमेंट है, 1/3 राइट ऑफ करना है। फ्री होल्ड प्रोमिसेस, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, ये तीनों टेंजिबल एसेट्स में आ जाएंगे, वहाँ पे इनको लिख करके इनका डेप्रिसिएशन माइनस करके क्लोजिंग फिगर लिख देंगे। पहले ओपनिंग, फिर डेप्रिसिएशन, फिर क्लोजिंग फिगर लिख करके उनको ऐड कर देंगे। डेप्रिसिएशन विल बी ट्रांसफर टू डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस, जो आपने नोट बनाया हुआ है। लूज टूल्स, लूज टूल्स मैंने आपको बताया इन्वेंट्री में दिखा दोगे आप, और कंजम्पशन ऑफ लूज टूल्स अदर एक्सपेंसेस में आ जाएगा।
डेटर, ट्रेड रिसीवेबल, क्रेडिटर, ट्रेड पेएबल, कैश इन एंड कैश एट बैंक दोनों मिला करके कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आ जाएंगे। एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस एसेट साइड की हेडिंग है। सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस में आ जाएगा। शेयर कैपिटल में आ जाएगी। तो हमने ये कर लिया। आउटस्टैंडिंग मैन्युफैक्चरिंग वेजेस हो गया, वेजेस में ऐड कर दिया, अदर करंट लायबिलिटी में माइनस कर दिया। ऑफिस सैलरीज, सैलरी में ऐड कर दिया और अदर करंट लायबिलिटी में लिख दिया। स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन ये भी हमने नहीं किया। क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन कहाँ जाएगा? एक तो इन्वेंट्री में चला जाएगा, एक तो एसेट साइड की जो इन्वेंट्री है उसमें चला जाएगा, और दूसरा इनकम स्टेटमेंट की जो हेडिंग है, आपने हेडिंग बनाई थी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, परचेज ऑफ स्टॉक, और उसके बाद आपके बने थे चेंज इन इन्वेंट्री। तो ये चेंज इन इन्वेंट्री में चला जाएगा। कहाँ जाएगा? ये चेंज इन इन्वेंट्रीज में, ठीक है, ये चला जाएगा वहाँ पे। और उसके बाद इंटरेस्ट, बैंक लोन आपने कर दिया, अदर करेंट लायबिलिटी में, फाइनेंस कॉस्ट में, डेप्रिसिएशन टेंजिबल एसेट में, और दूसरा डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस में आ जाएगा। राइट ऑफ 1/3 ऑफ द बैलेंस ऑफ द प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस ये अदर एक्सपेंसेस में आ जाएगा एक, और दूसरा अदर करेंट एसेट में बाकी बचा। मेक ए प्रोविजन ऑफ टैक्स, ये बाद में होगा, और ये डायरेक्टर। तो इस तरीके से हमने एक क्वेश्चन। अब आप देखिए, ये आपके ये आ जाए यहाँ पे, जो अभी आपने नोट टू अकाउंट्स, अब नोट टू अकाउंट्स में आने से पहले ये रिजर्व में सरप्लस आप नहीं कर पाएंगे, इसमें दिक्कत आएगी आपको। तो आप आ जाएं यहाँ पे। नोट टू अकाउंट्स, तो आप ने ये बनाए, तो मैं पहले आपको दिखा रहा था, ये देखिए। आप पहले ये मत करिए, ये देखिए, यहाँ आ जाइए आप, ये यहाँ से 13 नंबर, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, सेल ऑफ गुड्स, सेल ऑफ गुड्स आपने लिखा 1169,900 माइनस 12,680। क्या लिखा आपने? 11,69,900 माइनस 12,680, 11,57,220। उसके बाद परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, परचेज ऑफ स्टॉक 7,18,210, 718,210 माइनस 9,850, और कैरेज इनवर्ड आपने इसमें ऐड कर। उसके बाद चेंज इन इन्वेंट्रीज, स्टॉक इन द बिगिनिंग, स्टॉक इन द एंड। स्टॉक इन द बिगिनिंग आपने लिखा 186,420, और स्टॉक एट द एंड 12,840। पॉजिटिव फिगर आ गया 61,580। उसके बाद मैंने लिखा एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, वेजेस लिख करके उसमें आउटस्टैंडिंग ऐड कर दिया, आउटर कॉलम में टोटल दिखा दिया। सैलरीज एंड एक्सपेंसेस यहाँ पे लिखा और इसको ऐड कर दिया। डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन को यहीं पे ऐड कर दिया। तो टोटल एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस 1,56,900। तो आपने ये कॉपी करा, ये देखिए इनकम स्टेटमेंट। इसको आप स्क्रीनशॉट लेना, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट,
क्योंकि सबसे पहले आपको चाहिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। जब तक आपके पास रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से नेट प्रॉफिट आप नहीं निकाल लेंगे, आप बैलेंस शीट पर जा ही नहीं सकते। क्योंकि रिजर्व एंड सरप्लस जैसे ही आप लिखोगे, आपको वहां पे चाहिए सरप्लस ओपनिंग बैलेंस प्लस करंट ईयर प्रॉफिट। जैसे आप करंट ईयर प्रॉफिट लिखोगे, आप अटक जाओगे। तो पहले आप ये करना पड़ेगा। लेकिन लेकिन आपको एक चीज याद रखनी है, ये जो नोट टू अकाउंट्स है, ये पहले बैलेंस शीट के बनते हैं, उसके बाद इनकम स्टेटमेंट के बनते हैं। तो एक नंबर शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, लॉन्ग टर्म बोरोइंग वगैरह वगैरह लिख करके आप सारे लिखेंगे। तो सारा आप करने के बाद करते जाएंगे, पर बनाएंगे आप इनकम। अब जब आपने कहा सर पहले इनकम स्टेटमेंट, लेकिन लेकिन जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आप बैलेंस शीट बनाएंगे और ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस की जगह इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे। तो वहां पे पहले बैलेंस शीट ही बनाएंगे, फिर इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे, क्योंकि ये मेरा करने का नहीं है, ये लॉ में लिखा हुआ है। जो आपको परफॉर्मा दिया हुआ है, आपको वही परफॉर्मा फॉलो करना है। लॉ में इफ एंड बट नहीं होता। आप अपनी मर्जी से उसको बदलते रहे, आगे करते रहे, पीछे रहे, कल को नंबर कट जाएंगे तो आपको दिक्कत है। तो ये आपका हो गया रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, परचेज ऑफ स्टॉक, चेंज इन इन्वेंट्री, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। फिर आ गए हम फाइनेंस कॉस्ट में। फाइनेंस कॉस्ट, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन जो हमने पे कर दिया 4,500, आउटस्टैंडिंग को हमने यहाँ पे ऐड कर दिया, 9,000 हो गया। डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस प्लांट एंड मशीनरी पे और फर्नीचर पे, दोनों को लिख करके ऐड कर दिया। अदर एक्सपेंसेस, ऑडिटर एक्सपेंसेस, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, लूज टूल्स कंज्यूम, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, ये हमने लिख दिए। ऑडिटर एक्सपेंसेस, मैन्युफैक्चरिंग, लूज टूल्स, प्रिलिमिनरी, ये हमने लिखा। अब इनकी हेल्प से ये सब आपको समझ में आ गया। फाइनेंस कॉस्ट टोटल 9,000 है, डेप्रिसिएशन 19,760, अदर एक्सपेंसेस का टोटल है 32,340। ये करने के बाद आपने ये बनाया स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। इसको आप फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये आपको ऐसे ही दिखाना है। इसमें आप कोई अपनी मर्जी से इधर उधर मत कर दीजिएगा, नंबर कट जाएंगे, कोई फायदा नहीं होगा। क्या लिखा आपने? रोमन 1 रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 13, नोट नंबर 13, 11,57,220। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 11,57,220। इसमें अदर इनकम नहीं है तो हमने छोड़ दिया। एक्सपेंसेस, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, नोट नंबर 14, 7,30,270। अगला चेंज इन इन्वेंट्रीज। अब चेंज इन इन्वेंट्रीज अगर पॉजिटिव आता है तो वो पॉजिटिव आ जाएगा और नेगेटिव आएगा तो नेगेटिव लिख दोगे। चेंज इन इन्वेंट्री में आप क्या करते हो? ये देखिए आप, चेंज इन इन्वेंट्रीज, चेंज इन इन्वेंट्रीज में आपने ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक है। अगर ओपनिंग स्टॉक ज्यादा है, अगर ओपनिंग स्टॉक ज्यादा है तो हमारा टोटल कॉस्ट विल बी मोर, और अगर ओपनिंग स्टॉक कम है, क्लोजिंग ज्यादा है, तो ये माइनस हो जाएगा। तो इसको हम ब्रैकेट में दिखा देंगे। तो यहाँ पे ये पॉजिटिव फिगर था चेंज इन इन्वेंट्री, इसलिए हमने यहाँ भी पॉजिटिव ही रखा इसको। तो चेंज इन इन्वेंट्री 61,580। अगला एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, 16 नंबर हेडिंग में आपने लिखा, ये देखिए एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, ये आपने 156,950 निकाला था टोटल, इसको आपने उठा करके यहाँ लिख दिया।
एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, फाइनेंस कॉस्ट आपको याद ही है 9,000 आया था, वो यहाँ लिख दिया। डेप्रिसिएशन ये लिख दिया आपने फाइनेंस कॉस्ट। फिर आ गया डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस 19,760, दो आए थे इसमें डेप्रिसिएशन में, एक तो डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी और दूसरा डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, दोनों यहाँ पे ऐड हो गए। उसके बाद अगला अदर एक्सपेंसेस का टोटल आपने यहाँ दिखा दिया। टोटल एक्सपेंसेस हो गए 7,92,000, सॉरी टोटल एक्सपेंसेस आर 9 lakh, 7 नहीं है, 9,92,900। टोटल एक्सपेंसेस कितने हो गए? 9,92,900। ये थोड़ा जब इसको हम जूम करते हैं तो थोड़ा खराब हो जाता है फिगर, तो वो आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। टोटल एक्सपेंसेस ले लिए। अब हमने क्या किया, टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से हमने ये माइनस कर दिया टोटल एक्सपेंस 9,92,900, तो हमारे पास आ गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 11,57,220 माइनस 9,92,900। क्या लिखा हमने? 9,92,900। प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस 1,64,320। आपने पढ़ा था एडजस्टमेंट क्या था? एडजस्टमेंट था प्रोविजन फॉर टैक्स 50%। कितना था? प्रोविजन फॉर टैक्स 50%, तो हमने इसका 50 ले लिया, 50% टैक्स हो गया 82160। बाकी आ गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 1,64,220, उसमें से टैक्स माइनस करा 82,160, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब प्रोविजन फॉर टैक्स, एक तो यहाँ पे आ गया एडजस्टमेंट है, एक यहाँ आ गया, और दूसरा अदर, ये जो शॉर्ट टर्म प्रोविजन है उनमें ऐड हो जाएगा। कहाँ जाएगा ये शॉर्ट टर्म प्रोविजन? और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स विल बी एडेड टू सरप्लस। ये कहाँ जाएगा? सरप्लस। ये हमारा एक काम खत्म। इनकम स्टेटमेंट, तो हमारा नेट प्रॉफिट कितना आया? 82160। और इसके बाद एक स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट होती है, आपको अर्निंग पर शेयर निकालना होता है। तो अर्निंग पर शेयर आप कैसे निकालेंगे? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 82,160 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर 40,000, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स 40,000 से आप डिवाइड करेंगे 82160 को, तो आ जाएगा 2.054। कितना आएगा? 2.054। तो मेरा ख्याल है आपको इनकम स्टेटमेंट समझ में आया। तो ये हमारा इनकम स्टेटमेंट बनता है। और जितना इजी ये इस वक्त दिख रहा है, उतना इजी रियल लाइफ में नहीं होता, बहुत टफ होता है। कॉर्पोरेट में 1 लाख की सैलरी अगर आपको मिलेगी तो वो इतना काम आपसे लेंगे, बहुत ज़्यादा काम लेते हैं कॉर्पोरेट वाले। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है, बहुत मेहनत का काम है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट
अगर आपको समझ में नहीं आएंगे तो आप किसी कंपनी में काम करेंगे तब भी आपको दिक्कत आए। तो ये हमने बना लिया इनकम स्टेटमेंट। अब हम आ गए अगला पार्ट। अगला पार्ट हमारा है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में हमने ये बना रखे नोट। अब ये बैलेंस शीट के नोट पहले 6 लायबिलिटी साइड के हैं और बाकी के ये 6 एसेट साइड के। 6 लायबिलिटी साइड के, 6 एसेट साइड के, 7 पीएनएल के और 1 कंटिंजेंट लायबिलिटी नोट टू अकाउंट, नोट टू बैलेंस शीट में दिखाया जाएगा। अब इसमें कौन कौन से आपके थे? शेयर कैपिटल, देखिए आपने क्या लिखा हुआ है, शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, इशूड, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। इससे पहले आप लिखेंगे ऑथराइज शेयर कैपिटल 10 लाख रुपए, उसमें लिखा नहीं है, रह गया, तो आप यहाँ दिखाएंगे 10 लाख शेयर ऑफ रुपी ऑथराइज शेयर कैपिटल। इसके ऊपर इक्विटी शेयर कैपिटल के बाद और इशूड से पहले इक्विटी शेयर कैपिटल, ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, ऑथराइज शेयर कैपिटल कितनी हो गई? 10 लाख रुपीज, 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच, 10 लाख रुपए। उसमें आपने लिखा भाई इशूड, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड, क्योंकि सब बराबर है इसलिए हमने लिख दिया। अगर अलग अलग होते तो अलग अलग हेडिंग में आते। 40,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच, ये आप देखते जाइए। अगर जैसे आपने लिखा और जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 4 लाख रुपए। फिर रिजर्व एंड सरप्लस में जनरल रिजर्व हमने भी क्रिएट किया है, तो आपने लिखा सरप्लस ओपनिंग बैलेंस 38640 आपको दिया हुआ था। सेकंड लास्ट आइटम ट्रायल बैलेंस का। करंट ईयर का सरप्लस आपने ऐड कर दिया 82160 और करंट ईयर के लास्ट में लास्ट एडजस्टमेंट लिखा हुआ है 5% of the profit, 5% of the net profit is transferred to general reserve. लास्ट एडजस्टमेंट क्या लिखा हुआ है? ट्रांसफर 5% ऑफ द करंट ईयर प्रॉफिट टू जनरल रिजर्व। तो ये आ गया, करंट ईयर का प्रॉफिट है 82160, इसका 5% हमने निकाल लिया 4108, इसको माइनस करा, ये सरप्लस आ गया। बचा हुआ सरप्लस जो इस साल कैरी हो जाएगा और अगले साल के लिए ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। जैसे अभी इस साल का ओपनिंग बैलेंस है 38,640, अगले साल का ओपनिंग बैलेंस विल बी 116,690। जनरल रिजर्व ओपनिंग बैलेंस 0 है, ट्रांसफर 4108 ये किया आपने और लेस में कुछ है ही नहीं या। तो रिजर्व एंड सरप्लस 1,20,800। अगला थर्ड हेडिंग आपने लिखा लॉन्ग टर्म बोरिंग 18% सिक्योर्ड लोन 5 लाख आपने लिखा लॉन्ग टर्म बोरिंग। अगला ट्रेड पेएबल क्रेडिटर फॉर गुड्स, ट्रेड पेएबल क्रेडिटर फॉर गुड्स 62,220 और कोई है ही नहीं इसमें बिल पेएबल वगैरह, तो खाली एक ही आइटम है। फिर भी आपको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा, आप बैलेंस शीट में क्रेडिटर और गुड्स नाम से दिखा ही नहीं सकते। ये हेडिंग के नाम भी आपके फिक्स्ड हैं। आप चाहो कि सर मैं हेडिंग का नाम अपनी मर्जी से लिख देता हूँ, वो नहीं हो सकता, आपको वही दिखाना पड़ेगा जो है। अगला अदर करंट लायबिलिटीज, देखिए आपने क्या क्या लिखा। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, सॉरी मैन्युफैक्चरिंग वेजेस आउटस्टैंडिंग 1890, ऑफिस सैलरीज आउटस्टैंडिंग 1,200, इंटरेस्ट ड्यू ऑन बैंक लोन 4,500, टोटल आ गया 7,590। क्या आ गया? अदर करंट लायबिलिटीज 7,590। फिर है शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स इसमें आ गया 82,160, 50% ऑफ द नेट प्रॉफिट आपने प्रोविजन बनाया था वो यहाँ पे आ गया।
उसके बाद नेक्स्ट आप देखिए टेंजिबल एसेट्स, इंपॉर्टेंट है ये। क्या है 1642, हमने लिखा फ्री होल्ड प्रेमिसेस, ओपनिंग बैलेंस 164210, डेप्रिसिएशन है ही नहीं, क्लोजिंग बैलेंस सेम आ गया। प्लांट एंड मशीनरी 1,28,400, 15% डेप्रिसिएशन आ गया 19,260, बाकी बचा हुआ 109,140। फर्नीचर 5,000, 10% डेप्रिसिएशन, बाकी बचा हुआ 4,500। डेप्रिसिएशन आपने ट्रांसफर कर दिया था 19,760 डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस में, और ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में टेंजिबल एसेट, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, पुराना नाम था टेंजिबल एसेट, 1 साल पहले 2 साल पहले इसका नाम बदल दिया और हो गया प्रॉपर्टी कॉमा प्लांट एंड इक्विपमेंट, 2,77,850। फिर इन्वेंट्रीज, स्टॉक ऑफ गुड्स, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ गुड्स 124,840। लूज टूल्स लिखा नहीं है, यहाँ पे रह गया, लूज टूल्स 10,000, 1,34,840, इसमें आ गया लूज टूल्स और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ गुड्स आपने दिखा दिया। अगला आइटम आप देख रहे हैं ट्रेड रिसीवेबल, खाली सन्ड्री डेटर्स है और इसमें कुछ है नहीं, ना तो बिल्स रिसीवेबल है और ना ही प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेटर। अगर होता तो आप लिखते यहाँ पे, इधर इनर कॉलम में, यहाँ पे डिटेल वाले कॉलम में सन्ड्री डेटर्स लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, उसके बाद ऐड बिल रिसीवेबल करके आउटर कॉलम में टोटल दिखाओ। तो यहाँ पे है नहीं, अदरवाइज हम क्या दिखाते, दोबारा बोल रहा हूँ, सन्ड्री डेटर्स लेस प्रोविजन डेटर आ जाते, उसमें आप बिल रिसीवेबल का अमाउंट ऐड कर देते तो टोटल आ जाता। नेक्स्ट इज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक और कैश इन ट्रांजिट वगैरह होता वो भी इसमें आ जाता। कैश इन हैंड 19,530, कैश एट बैंक 196,860, ये कर दिया हमने। अदर करंट एसेट्स, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस 6,000, लेस रिटर्न ऑफ 2,000, बाकी बचे 4,000। और एडवांस टैक्स जो आपको दिया हुआ है थर्ड लास्ट आइटम, एडवांस टैक्स थर्ड लास्ट आइटम है, वो आपने दिखा दिया यहाँ पे। ये एडवांस टैक्स आपने ऑलरेडी पे करा हुआ है 84,290, ये यहाँ आ जाएगा। तो इस तरीके से बैलेंस शीट के आइटम हो गए, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, ट्रेड पेएबल, अदर करंट लायबिलिटीज, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, फिर एसेट साइड के टेंजिबल एसेट, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश इन कैश इक्विवेलेंट, अदर करंट एसेट, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, ये करके आप आ जाते हैं। इसके बाद बैलेंस शीट, ये आपका बैलेंस शीट, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड देखिए ये सामने है।
बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड देखिए कैसे लिखी हुई है आपने। ऊपर आपने कंपनी का नाम लिखा, ऑटो पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड। फिर आपने लिखा बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2020। इक्विटी एंड लायबिलिटीज लिखने के बाद आप इसको अंडरलाइन कर दीजिए चाहे। नंबर 1 बाहर आपको ऐसे ही लिखना है, बिल्कुल जैसे मैंने लिखा हुआ है रोमन 1 इक्विटी एंड लायबिलिटीज, उसमें इनर में नंबर 1 शेयर होल्डर फंड्स, और शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल 4 लाख रुपए, नोट नंबर 1। शेयर कैपिटल 4 लाख रुपए, नोट नंबर 1। रिजर्व एंड सरप्लस, नोट नंबर 2 1,20,800 आपने यहाँ पे लिख लिया। टोटल शेयर होल्डर फंड्स आर 5,20,800। उसके बाद नेक्स्ट, अब इसमें दो नंबर हेडिंग एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट है ही नहीं तो हमने छोड़ दिया। नॉन करंट लायबिलिटीज, अगला हेडिंग क्या है? नॉन करंट लायबिलिटीज। उसमें आपने पहली हेडिंग लिखी लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, नोट नंबर 3, बाहर 50,000 लॉन्ग टर्म बोरिंग का टोटल। यहां पे आप सिर्फ टोटल लिखेंगे, डिटेल बिल्कुल भी नहीं लिखते। हर आइटम का आप टोटल लिखते जाओ, जो टोटल आपने निकाला वो टोटल यहाँ पे लिखना है, इसीलिए नोट जरूरी होता है। लॉन्ग टर्म बोरिंग आपने लिख दिया। अगला करंट लायबिलिटी, 3 नंबर करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटीज में आ गया ट्रेड पेएबल, नोट नंबर 4 62,220। अगला अदर करंट लायबिलिटीज 7590, नोट नंबर 5। अगला शॉर्ट टर्म प्रोविजन, नोट नंबर 6 82160। टोटल आ गया करंट लायबिलिटीज का 151,970, 151,970। इस तरीके से लायबिलिटी साइड का टोटल 7,22,770 क्या आ गया? 7,22,770 ये टोटल आ गया हमारा। तो ये लायबिलिटी साइड हो गई, मेरा ख्याल है क्लियर है आपको ये। अगला एसेट साइड में आप लिखते जाएंगे। अब पहले आपने लिखा एक नंबर रोमन 2, एसेट को बाहर लिखेंगे रोमन 2। रोमन 1 देखिए यहाँ पे बाहर लिखा हुआ है रोमन 1 इक्विटी एंड लायबिलिटीज, रोमन 2 एसेट। उसमें आपने फिर अलग अलग हेडिंग बनाए, शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज। यहाँ पे 2 हेडिंग होंगे, नॉन करंट एसेट एंड करंट एसेट। नॉन करंट एसेट में लिखा हमने, उसके बाद लिखा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। क्या लिखा हमने? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। उसका पहला हेडिंग हमारे पास सिर्फ एक ही है, टेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल एसेट या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट यहाँ पे है नहीं, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है नहीं, तो वो कुछ भी नहीं है। तो हमने लिखा टेंजिबल एसेट्स, नोट नंबर 7 2,77,850। फिर आपने लिखा करंट एसेट, इन्वेंट्रीज 8 नंबर हेडिंग 1,34,840। बी करंट एसेट में ए इन्वेंट्रीज, बी ट्रेड रिसीवेबल्स का टोटल 105,400, नोट नंबर 9।
अगला है जो आपने बनाया कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, वो आपने यहाँ पे लिख दिया, फिर अदर करंट एसेट लिखा, फिर शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस लिखा। तो इस तरीके से आपने ये सारे आइटम यहाँ पे लिखिए। करंट एसेट में इन्वेंट्रीज 134,840, ट्रेड रिसीवेबल्स लिख दिए, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट लिख दिया, अदर करंट एसेट लिख दिया, शॉर्ट टर्म लोन्स। एक चीज आपने नोट करी होगी, मैंने कहीं भी जैसे इन्वेंट्री लिखा तो मैंने ये नहीं लिखा कि इन्वेंट्री एंड लूज टूल, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में टोटल लिखा है, ये नहीं लिखा है यहाँ पे कि कैश कितना है और बैंक बैलेंस कितना है। अदर करंट एसेट का नाम भी नहीं लिखा कि वो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है, वो नोट में आएगा। यहाँ पे खाली अदर करंट एसेट आएगा। आपको देखना है, आप नोट नंबर 11 देखिए, वहां पे आपको मिल जाएगा। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस आपको मिल गया, जो आपने एडवांस टैक्स पे करा हुआ है वो यहाँ पे है। तो इस तरीके से आपको इनकम, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने होते हैं। तो मेन चीज़ आपको यहाँ पे क्या करनी है, अगर आपको आइटम की हेडिंग याद है तो आप बहुत आराम से कर सकते हैं। अगर आपको आइटम की हेडिंग नहीं आती तो आप ये नहीं कर पाएंगे। तो फाइनल अकाउंट में यही करना होता है, इसी की आप प्रैक्टिस करिए और करते हैं। लेट मी हैव अ लुक, ये आपने कर लिया। ये लायबिलिटी साइड का था। जिन्होंने आंसर नहीं लिया वो ले ले, स्क्रीनशॉट से ही हो जाएगा आपका काम। ये हो गया हमारा बैलेंस शीट का एक पार्ट, ये बैलेंस शीट का दूसरा पार्ट। आपको शॉर्ट्स लेने आप ले लीजिए। और ये तीसरा पार्ट इनकम स्टेटमेंट, ये हमारा इनकम स्टेटमेंट आ गया। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर, 3 स्टेटमेंट। और ये आपके नोट टू अकाउंट्स जो आपने बनाए, ये नोट टू अकाउंट्स है। पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, सर यस एंड खत्म हो गया टॉपिक सर? बस 2 मिनट बस। ओके सर। ये 2 नंबर, ये आ गया 2 नंबर पेज, और ये 3 नंबर पेज, ये आपका सारा हो गया। और इन द मीन टाइम मैं देखता हूँ अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो मैं आपको बता देता हूँ। पूरी किताब है। प्रति शेयर कमाई कैसे आएगी, आप नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, अर्निंग पर शेयर निकालेंगे हम। अर्निंग पर शेयर के लिए आप निकालेंगे नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, ये आप कर दें। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन थे और इसमें है नहीं, दैट इज व्हाट। ओके, तो आई एम नाउ क्लोजिंग द क्लास, ending the class. Have a good day, please. Thank you very much. So
क्लास इज ओवर नाउ। ओवर कर दूं सर? हाँ कर दीजिए। थैंक यू।